एक्सक्रीशन क्या है सबको समझ आ गया था, 50वीं बार सेम सवाल पूछ रहे। एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं फिर आगे चलते हैं, ठीक है? रिवाइज कर लो, नोट्स घर पे जाके लिख लेना अपनी लैंग्वेज में जो सर ने नोट्स भेजे। नहीं भेजे? ओ मैं भेज दूंगी, कोई नहीं। रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, ये हमने कल बात की थी, इस पे 50 मिनट। Many waste are produced during various metabolic activities. Metabolic activities कौन सी होती हैं? जो बॉडी में केमिकल से हो रही है, जितने भी बॉडी में बायोकेमिकल्स हैं उनसे जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, वो सारी एक्टिविटीज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है? उनसे कोई यूजफुल प्रोडक्ट बनता है तो हार्मफुल प्रोडक्ट भी बनता है। हार्मफुल प्रोडक्ट जो है उसे ही हम वेस्ट कहते हैं। वो वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है कौन से प्रोसेस के थ्रू? आपको नहीं पता कौन से प्रोसेस के थ्रू? तो बोल क्यों नहीं रहे हो? अरे तो मैं कैसे बोलती हूँ? Nitrogenous waste. These need to be removed in time because their accumulation in the body can be harmful and even lethal for an organism. Lethal मतलब जानलेवा, जिससे जान जा सकती है। harmful मतलब हानिकारक, जिससे हमला हो सकता है। और accumulation होता है इकट्ठा होना। इस वेस्ट का हमारी बॉडी से निकलना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी में इकट्ठा हो गया तो ये हमारे लिए जानलेवा साबित हो सकता है। ओके, यहां तक आया सबको समझ? आगे बढ़ सकते हैं क्या? अब हम चलते हैं। अब देखो, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन एक छोटा सा बोल देती हूँ मैं, ये तो बोलना ही है मेरे को। तो डाइजेशन हमारी बॉडी में होता है, उसके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो हमारी बॉडी में इस वेस्ट को बाहर निकालने के लिए भी बहुत सारे ऑर्गन्स एक साथ कॉन्टिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं। वो सारे ऑर्गन्स साथ मिलके एक सिस्टम बनाते हैं जिससे एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है, जिससे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज से बना हुआ वेस्ट हमारी बॉडी से बाहर निकलता है। उस सिस्टम को कहते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आया समझ? अब चलते हैं कि इस सिस्टम में होते कौन कौन से ऑर्गन्स है। किडनी सबको पता है, मेन ऑर्गन्स किडनी सबको पता है। और देखते हैं आगे। द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ अ पेयर ऑफ किडनीज। किडनी अकेले नहीं होती है, दो किडनीज होती हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ एक किडनी होती है जो 90% काम करती है, एक किडनी होती है जो सिर्फ 10% काम करती है। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जो एक इंसान है वो सिर्फ एक किडनी पे भी जिंदा रह सकता है। ये सबसे बेसिक नॉलेज है। आगे देखो, अ ट्यूब कॉल्ड यूरेटर, यूरेटर ही कहते हैं इसको, ठीक है, कम्स आउट ऑफ ईच किडनी एंड गोज टू द यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ पे डायग्राम है, ये है यूरेटर, ये दोनों किडनी है जो कि हमारा बीन शेप्ड ऑर्गन है। इसके ऊपर ये दो ग्लैंड है जो मैंने कल बताए थे। कौन से ग्लैंड है? आप लोग फिर गूंगे होके बैठे हो, क्या हो गया? तेरे को क्या हुआ भाई? अच्छा हिंदी है, ओ शिट सॉरी। नहीं मुझे नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता ब्रो। तो ठीक है, किडनी बीन शेप्ड ऑर्गन है, इसके ऊपर दो ग्लैंड्स होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। दोनों किडनी में से एक ट्यूब बाहर आता है जिसका नाम होता है यूरेटर। ये 3-4 चीजें जो कि बहुत इजीली नेम्ड है, इनको तो याद कर ही लो क्योंकि लेबल करने को आता है डायग्राम में, ठीक है? आगे, ये दोनों ट्यूब कहाँ पे जाती हैं? मतलब किडनी से निकल के दो ट्यूब्यूल कौन से ऑर्गन में जाके जुड़ते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। ये सारे तो याद हो जाएंगे, ठीक है? यूरिन इज कलेक्टेड इन द यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो जो यूरिन हमारा प्रोड्यूस होता है वो यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है। इस ऑर्गन को यूरेथ्रा कहते हैं, जहां से वो जब भी रिक्वायरमेंट होती है एक्सपेल आउट मतलब निकल जाता है। ओके, आगे चले। सिस्टम बस इतना सा है, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, याद नहीं करना है, ये बस रटने वाली चीज है जो कि बहुत इजीली समझ आ जाएगी, याद हो जाएगी। मतलब आधा तो अभी याद हो गया होगा। सबसे ऊपर क्या होता है? कौन से ग्लैंड होते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। कौन से बीन शेप्ड ऑर्गन के ऊपर होते हैं? किडनी में से जो दो ट्यूब्यूल निकलते हैं उनका नाम क्या है? यूरेटर। कौन से ऑर्गन में जाके जुड़ते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में क्या एक्यूमुलेट होता है? यूरिन कब जब रिक्वायरमेंट होती है कौन से ऑर्गन से निकलता है? वेरी गुड, आगे सबको याद हो गया? ये बस एक बार लिखोगे तो एकदम रट जाएगा, इसमें और कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब धीरे धीरे सारे ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। किसी को कुछ ना समझ आए तो बीच में टोक सकते हो, कोई बकवास डाउट मत पूछना, ठीक है?
सबसे पहले किडनी, जो कि सबसे मेन ऑर्गन था। किडनी इज अ बीन शेप्ड ऑर्गन। बीन शेप्ड मतलब राजमा की शेप का, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। is a bean shaped organ which lies near the vertebral column in the abdominal cavity. Abdominal cavity पता है क्या होता है? किसके नीचे? कब पढ़ा था? इंस्पिरेशन में हमने पढ़ा था डायफ्राम होता है। हाँ, मैं वो बोलने ही वाली थी। तो भैया ने बताया था डायफ्राम के नीचे जो कैविटी होती है पूरी, उसको हम अब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। दक्ष आगे देख, उसको हम अब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? जो ऊपर होता है, जो ऊपर होता है, जो स्पाइन वाला पूरा होता है। तो सबको पता है वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है? रीढ़ की हड्डी वाला। अरे एक सेकेंड, मेरी ड्राइंग वैसे बहुत ही बेकार है, लेकिन कोई नहीं, ये ह्यूमन बॉडी है। शट अप। ये पूरी है ह्यूमन बॉडी। इसमें ये पूरा है वर्टिब्रल कॉलम, ये पूरा लंग्स वाला पार्ट, ये पूरा डायफ्राम, और डायफ्राम के नीचे अब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, तो वर्टिब्रल कॉलम के पास और अब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये बीन शेप्ड ऑर्गन होता है, जिसका नाम क्या है? किडनी। अब इससे बेटर तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। आया समझ? थोड़ा बहुत आया समझ? दोबारा रिपीट कर दूंगी, एक बार पूरा हो जाए फिर। ठीक है? हाँ, नहीं समझ? The kidney is composed of many filtering units called nephrons. Nephron is called the functional unit of kidney. भैया नेफ्रॉन सेल होते हैं ना किडनी के, है ना? हाँ, जैसे जो ब्रेन था, हमने 9th क्लास में पढ़ा था, जो ब्रेन होता है उसके जो सेल्स होते हैं उसे हम न्यूट्रॉन कहते हैं। नर्व के जो सेल्स, हाँ सॉरी, सेकेंड दिमाग मत खराब करो, एक सेकेंड। नर्व्स के सेल को हम वो ब्रेन के सेल को न्यूट्रॉन कहते हैं प्रोबेबली। नर्व्स के सेल को कहते हैं न्यूरॉन। आई नो, वही मैं उसको कह रही थी। नर्व्स के सेल को हम न्यूरॉन कहते हैं क्योंकि वो उसकी सबसे बेसिक, सबसे छोटी यूनिट होती है नर्व्स के सेल। ब्रेन के सेल को न्यूट्रॉन कह रही थी। भगवान, अब सर को ही काटना पड़ेगा। अब क्या बता रही थी मैं? हाँ, ऐसे ही जो किडनी के फंक्शनल, मतलब जो किडनी है वो फंक्शन कर रही है, तो उसका भी कोई ना कोई बहुत बेसिक यूनिट होगा जो सबसे छोटा यूनिट है किडनी का, जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी है, जो कि उसे प्रोसेस करने में, स्ट्रक्चर में या फंक्शन में हेल्प कर रहा है, उस सेल का नाम है नेफ्रॉन। ये याद रहेगा। सेल का नाम है सबसे इंपॉर्टेंट। जो बीन शेप्ड ऑर्गन है उसका नाम क्या है? किडनी। किडनी के ऊपर कौन से ग्लैंड है? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल के दोनों किडनी में से ट्यूब्यूल आ रहा है, उसका नाम क्या है? यूरेटर। यूरेटर कौन से ब्लैडर में जा रहा है? वहां से यूरिन कब पास होता है? वेरी गुड, ठीक है, ये याद हो गया। आगे चल, मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया होगा, सॉरी। अब यहाँ पे ये क्या लिखा है? फिल्टरिंग यूनिट। जब भी हमारी बॉडी में कोई काम हो रहा है ना, तो वो ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गन काम कर रहा है पूरा एक साथ, ऐसा नहीं है। कोई बड़े लेवल पे काम नहीं हो रहा। हर जो काम है वो बहुत छोटे छोटे लेवल पे होता है, सारे सेल मिलके करते हैं। तो ऐसी किडनी में जितने भी सेल्स हैं उनका नाम क्या है? नेफ्रॉन। सारे नेफ्रॉन मिलके किडनी में फंक्शन कर रहे हैं। फंक्शन, किडनी का फंक्शन क्या है? फिल्टर करना, फिल्ट्रेशन, बॉडी में जितना भी वेस्ट है उसको ब्लड से बाहर निकालना। तो जो भी काम हो रहा है, फिल्टरिंग यूनिट कौन है? नेफ्रॉन। आया समझ? नेफ्रॉन क्या है? किडनी के फिल्टरिंग यूनिट्स। ये वन वर्ड आंसर में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में बोर्ड्स में आ सकता है, तो याद रखना। ठीक है, हो गया याद? किसी को कोई डाउट? हो गई गॉसिप? भाई तू 7th 8th में है ना? तू 8th क्लास के बच्चे से क्या पूछ रहा है? अच्छा, बाद में पूछ लेना, सॉरी।
ये वाला पेज आया, समझ? आगे बढ़ सकते हैं? किसी को कोई डाउट है इस वाली स्लाइड में से? हाँ। पक्का आ गया समझ? हाँ बस हो गया, आगे बढ़ रहे। लेफ्ट ऑन। अब हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना, जितना भी फंक्शन हो रहा है वो जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो सेल्यूलर लेवल पे है, मतलब हर सेल सेम फंक्शन कर रहा है, और जब सारे सेल साथ मिलके वही फंक्शन एक कॉन्टिन्यूअस स्पीड में कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शनिंग हो रही है, तभी जो है फिल्टरिंग हो पा रही है। तो हमें उस सेल के बारे में स्पेसिफिकली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ सकते हैं या किसी को कोई डाउट है? It is composed of a tangled mess of tubes and a filtering part called glomerulus. अब देखो भैया, उसका नाम क्या था वो जो बाहर का कैप्सूल था? बोहमन्स कैप्सूल। वाह दक्ष वाह। अब देखो एक बात ना बहुत तमीज से समझो, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे बाद में। देखो ये जो स्ट्रक्चर है मैं खुद कंफ्यूज थी। ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर यहाँ से देखोगे तो हम सीधा ना सिर्फ सेल के बारे में पढ़ते हैं, उसके बाद इस पे आएंगे, चलेगा? तो जो सेल है वो ना दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक जो है ये कैप्सूल है, और साइड में जितने भी है वो वेन्स है, आर्टरीज है। तो हम पहले सिर्फ कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे। ये जो कैप्सूल है इसका नाम है बोहमन्स कैप्सूल। पता नहीं स्पेलिंग गलत हो सकती है, छोड़ो ना, ठीक है। बोहमन्स कैप्सूल। अब ये आउटर लेयर जो उसको कवर कर रहा है, कैप्सूल जो सिर्फ बाहर बाहर का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर एक नेट ऑफ ट्यूब्स है जो कि पूरा सेल कंपोज करता है। ये ट्यूब्स क्या है? ये ट्यूब्स है वेन्स, आर्टरीज, ब्लड कैपिलरीज, जिसके अंदर ब्लड ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, अभी बस इतना समझो, ज्यादा दिमाग मत लगा दक्ष, वहां मत पढ़, कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसके अंदर जितने भी वेन्स और आर्टरीज हैं, ये सब जो नेट ऑफ ट्यूब्स बना रहे हैं, उसका नाम है ग्लोमेरुलस। अब देखो, अभी ना सारे नाम छोड़ दो, सिंपल सा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि हो क्या रहा है। जब इसको पढ़ेंगे तो फिर वो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से ना एक पाइपलाइन आ रही है। अभी नाम नहीं पढ़ेंगे कुछ, बस सीधा स्ट्रक्चर समझो हो क्या रहा है। यहां से एक पाइपलाइन आ रही है और उसके अंदर ना ब्लड कैपिलरीज है। साइड से इस कैप्सूल के अंदर ये ट्यूब्स आ रही हैं। ठीक है, इतना आया समझ? अब यहां से जो ब्लड फ्लो है वो हुआ एक वाइट ट्यूब में। एक मोटा पाइप था, इसके अंदर ब्लड गया और वो इस कैप्सूल के अंदर जितनी भी कैपिलरीज है, नर्व्स है, ट्यूब्स है, उनके अंदर गया। अब यहां से जब वो पूरा प्रोसेस होके यहां निकला ना, तो यहाँ पे जो ट्यूब था वो पतला था। आया समझिए, बहुत सिंपल है। यहाँ से मोटे पाइप से गया, बीच में कुछ हुआ और वो यहाँ से पतले पाइप से आया। तो अब हम एक बहुत सिंपल सा फिजिक्स का वो पढ़ेंगे। अरे जो रुक जा, कोई नहीं, मैं अभी स्ट्रक्चर बता रही हूँ। जो वो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, उसमें बस इतना समझो कि ब्लड एक वाइडर पाइप से एक नैरोअर पाइप में जा रहा है। तो क्या इंक्रीज हो रहा है? कल जो पढ़ा था प्रेशर, जब भी प्रेशर बढ़ेगा, अब देखो एक पाइप है, उसके अंदर ना बहुत माइनर छेद है और उसमें से ब्लड धीरे धीरे बह रहा है। तो ना वो ब्लड हो सकता है छेद में से बाहर ना निकले, क्योंकि उसके पास बहुत सरफेस एरिया है, तो साइड में फैल सकता है। आया समझ? हो सकता है ना निकले, तो इसने ना ब्लड आराम से फ्लो हो रहा है। लेकिन जैसे ही वो नैरोअर पाइप में जाएगा, जो कि हमारा यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे जितनी भी ब्लड कैपिलरीज है वो बहुत पतली हो जाएंगी एकदम से। यहाँ से बड़े से पाइप में आया, यहाँ पे फिर वो कैपिलरीज बहुत पतली हो गई। तो क्या हुआ? प्रेशर एकदम से बढ़ा। जब प्रेशर एकदम से बढ़ा तो ना ब्लड के अंदर बहुत क्योटिक सा हो गया, मतलब सब वो इधर उधर होने लगा। तो कैपिलरीज के बीच में जितने भी छोटे छोटे छेद थे, छोटे छोटे होल्स थे जो होते हैं ग्लोमेरुलस के सारे ट्यूब्स के अंदर, उसमें से ब्लड के अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज थी, यहां तक आया समझ? जितनी भी इम्प्योरिटीज थी, प्लाज्मा या ब्लड सेल्स नहीं, जो इम्प्योरिटीज थी जैसे कैल्शियम के कुछ पार्टिकल्स, नाइट्रोजिनस वेस्ट जो भी कहते हैं उसको, और जो भी वेस्ट पार्टिकल्स थे वो सब उससे बाहर आ गए। ठीक है,
लेकिन ब्लड उससे पास आउट नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जो पार्टिकल्स थे वो छोटे थे, ब्लड पार्टिकल्स बड़े होते हैं तो वो उन छोटे छोटे छेदों में से बाहर नहीं आ पाए। इसीलिए क्या हुआ, शांति से यहाँ सुनो, यहाँ से ब्लड गया, एकदम से प्रेशर इंक्रीज हुआ, तो जितने भी ट्यूब्स थे इसमें से ब्लड तो आगे फिल्टर हो गया, लेकिन जितने भी गंदे पार्टिकल्स थे, जो भी वेस्ट था, वो क्या हुआ, बाहर आ गया। आया समझ? अब यहाँ जब वो पतले उससे जाएगा तो वही सेम चीज होगी, और यहाँ पे जाके वो एक ट्यूब्यूल के थ्रू जितना भी वेस्ट है वो नीचे आ जाएगा, और जितना भी ब्लड साफ सुथरा है वो यहाँ से जाके यहाँ पे जो एक खाली ट्यूब है उसके अंदर चला जाएगा। अब ये वाला प्रोसेस कैसे होगा, ये ऐसे होगा कि ये जो ट्यूब है इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे जो साफ सुथरा ब्लड है उसकी मात्रा ज्यादा है, तो हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन साफ सुथरा ब्लड मूव होगा, और ये जो ये बना हुआ है येलो कलेक्टिंग डक्ट इसमें चला जाएगा। आया समझ? कुछ गलत नहीं था ना इसमें? ठीक है, अब एक बार दोबारा समझते हैं। मैं थ्योरी बोल देती हूँ, अभी तक डायग्राम से समझा रही थी, किसी को थोड़ा सा भी ना समझ आया हो तो डाउट पूछ लेना, ठीक है। हमारा जो ब्लड है वो किडनी के एक सेल में जाता है, उस सेल के अंदर वो एक वाइडर पाइपलाइन के थ्रू जाता है जिसको हम एफरेंट आर्टरियोल कहते हैं। नाम सुनना, बस याद करने का कोई प्रेशर नहीं है, ठीक है। एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू जाता है। ए तो बोला मैंने, एफरेंट, अच्छा ओके, प्रोनाउंस गलत किया मैंने, एफरेंट आर्टरी, हाँ सॉरी ब्रो सॉरी, एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू जाता है। एफरेंट आर्टरियोल जो भी है वो एक वाइडर ट्यूब्यूल है, जब उससे ब्लड जाता है ग्लोमेरुलस में, अंदर बहुत पतली पतली ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिसके अंदर जैसे ही वो जाता है क्या बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ता है तो जिसमें भी उसमें छोटे छोटे होल्स है, पोर्स है, उसके अंदर से जितना भी वेस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स नहीं है, जितना भी वेस्ट है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो बाहर आ जाता है। जब वो बाहर आ जाता है तो उसमें से वो वेस्ट पार्टिकल्स हमारी जो दूसरी आर्टरियोल है जिसको हम इफरेंट आर्टरियोल कहते हैं उसमें से निकल जाता है। जब वो वेस्ट उसमें से निकल जाता है, जब वो वेस्ट उसमें से निकल जाता है तो यहाँ पे जो है वो ब्लड साफ होता है। जब यहाँ पे गंद होगा और यहाँ पे ब्लड साफ होगा तो वो गंदा ब्लड डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन जाएगा और कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाएगा। यहां तक आया समझ? डाउट है किसी को? ऐसा अभी मुश्किल लग रहा है ना? हाँ जी, कलेक्टिंग क्या भैया बताओ? ब्लड तो होगा ही नहीं स्टोर। अरे मैं भी अपना वो अरे मैं भी अपना फ्लो नहीं खराब करना चाह रही हूँ, मुझे भी वो भी समझाना है इसलिए। क्या समझ? अरे वो पूछ रहा होगा ना इस वाले कलेक्टिंग डक्ट में कौन क्या है, इस वाले कलेक्टिंग डक्ट में। अब थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, अभी हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद भी किसी को ना समझ आए तब पूछना, ठीक है। Composed of a tangled mess of tubes and a filtering part called glomerulus। ये आया समझ? tangled जो ट्यूब्यूल्स थे वो आ गए थे समझ? जब हमारा ब्लड फिल्टर होने के लिए एक कैप्सूल के अंदर जाता है जिसका नाम है बोमन्स कैप्सूल, उसके अंदर क्या है? ग्लोमेरुलस। वो क्या होता है? tangled mess of tubes। ठीक है, ये 2-3 फ्रेजेस याद रखना, याद रहेगा, ठीक है। tangled mess of tubes and a filtering part। वो ट्यूब्स क्या कर रही है? फिल्टर कर रही है, तो वो फिल्टरिंग पार्ट called glomerulus। glomerulus
is a network of blood capillaries to which renal artery is attached. Renal artery कौन सी है? ये वाली है हमारी renal artery. इसका बस इतना ही फंक्शन है, ये उस तक लेके जा रही है ब्लड को, ठीक है. इसके बारे में पूरा उपन्यास नहीं पढ़ना है, बस ये एक फंक्शन कर रही है. क्या है वो? ब्लड को ग्लोमेरुलस तक लेके जा रही है, ठीक है. ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज. ब्लड कैपिलरीज पता है, जो अंदर ट्यूब्स का टैंगल्ड मेश था, वो क्या थी? ट्यूब्स, ब्लड कैपिलरीज थी. with which renal artery is attached. The artery which takes blood to the glomerulus is called afferent भैया, afferent arteriole, ठीक है. अब जो मैंने भी बताया, वाइडर ट्यूब जो जा रही है ब्लड लेके, उसका नाम है afferent arteriole. अंदर का, और किसके अंदर जा रही है? ग्लोमेरुलस. बाहर जिससे आ रही है, जो नैरो है, मतलब पतली ट्यूब है, उसका नाम है efferent arteriole. ये भैया ने मुझे कैसे समझाया था, क्योंकि तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें लिख के आना है. याद कैसे रखोगे? स्टार्ट हो रहा है, इनका मतलब आना. ई से खत्म, ई से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ई से एग्जिट, जाना. आया समझ? ये देखो, एक बार जी खत्म कर लो, फिर बात कर लेना. The artery which takes blood to the glomerulus is called afferent arteriole. जो ब्लड लेके जा रहा है, मतलब जो वाइडर आर्ट्रियोल है, वो कौन सा है? एफरेंट आर्ट्रियोल. याद रहेगा, ए वाला आना. The one receiving blood from the glomerulus. जब ब्लड पूरा प्रोसेस हो गया है, जो आर्ट्रियोल उसको ले रहा है, वहां से उसको लेके जाएगा, वो एग्जिट, इफरेंट आर्ट्रियोल. ये वाला इफरेंट आर्ट्रियोल. ये बंद कैसे करते हैं इसको? क्या? सॉरी. ग्लोमेरुलस इज enclosed in a capsule. अब देखो, कभी भी ना ये मत कह देना कि ग्लोमेरुलस ही कैप्सूल है. ग्लोमेरुलस सिर्फ एक टैंगल्ड मेश ऑफ ट्यूब्स है. वो ट्यूब्स क्या थी? ब्लड कैपिलरीज. याद रखना. तो वो सिर्फ एक टैंगल्ड मेश ऑफ ट्यूब्स है. वो एक कैप्सूल के अंदर बंद होता है, जिसका नाम क्या है? वोमन्स कैप्सूल. याद रहेगा, याद रखना, ठीक है. ये बहुत सिंपल चीज है, ये मत भूलना. वोमन्स कैप्सूल एक्सटेंड्स इनटू अ फाइन ट्यूब व्हिच इज हाईली कॉइल्ड. कॉइल्ड मतलब घूमी हुई. वोमन्स कैप्सूल जब आगे, और मतलब जो आगे का उसका स्ट्रक्चर है, वो थोड़ा सा घुमा हुआ है ट्यूब के अंदर. आया समझ? ये बस इतनी सी लाइन है, इसका कुछ खास मतलब है नहीं. ट्यूब्स फ्रॉम वेरियस नेफ्रॉन्स कन्वर्ज इनटू कलेक्टिंग डक्ट व्हिच फाइनली गोज टू द यूरेटर. अब देखो, यहां तक अभी हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि कैसे जो भी हमारा ब्लड है, उसका वेस्ट सिंथेसाइज होता है. सिंथेसाइज होता है, पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है. अब वो जो प्रोसेस हो रहा है, हमने वो कहां पे पढ़ा है? हमने वो नेफ्रॉन में पढ़ा है. नेफ्रॉन जो किडनी का फंडामेंटल यूनिट ऑफ फंक्शन था, वो नेफ्रॉन था. हमने एक नेफ्रॉन का पढ़ा है. सेम. अब हमें क्या पता कितने नेफ्रॉन है? 10,000 नेफ्रॉन हो सकते हैं, लाख नेफ्रॉन हो सकते हैं, ठीक है. तो वो सारे नेफ्रॉन अलग अलग जाके नहीं ऐसे कर रहे कि एक अभी बाल्टी डाला है, एक अभी जाके डाला है, नहीं. वो सारे पूरा प्रोसेस करके एक ट्यूब में जाके मिलते हैं, जहां पे जितना भी वेस्ट निकला है वो कलेक्ट होता है. वो कौन सी ट्यूब है? कलेक्टिंग. आई होप अब तुम्हें इजी लग रहा हो. अब आ रहा है थोड़ा समझ? अब एक और बार दोबारा रिपीट करेंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा. जितना भी वेस्ट है वो जाके कलेक्ट होता है कलेक्टिंग डक्ट में. कलेक्टिंग डक्ट वो वाला ट्यूब है जो कि किडनी से निकल रहा था. कलेक्टिंग डक्ट जाके उस ट्यूब में, यूरेटर नाम याद है ना, किडनी से जो 2 ट्यूब निकल रहे थे, कलेक्टिंग डक्ट सारा वेस्ट यूरेटर में जाके डाल देती है, और फिर वो यूरेटर उसको लेके जाता है यूरिनरी ब्लैडर के पास. यूरिनरी ब्लैडर उसको यूरेथ्रा के थ्रू जब भी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी से निकाल देता है, एक्सपेल आउट कर देता है. आया समझ? क्या? ये पीडीएफ. हाँ ठीक है. ये वाला वही है जो मैंने भी तुम्हें बताया. जरूर. समझा पाया? हाँ. नहीं, आप पे मुझे डाउट नहीं है. नहीं, लोगों को थोड़ा थोड़ा आ गया ना समझ. एक बार दोबारा रिपीट करो.
आ गया होगा, आई होप। मैं अब ना ये तुम्हें लगेगा मुश्किल अगर डायरेक्ट पढ़ोगे तो, लेकिन ये वही है जो मैंने अभी शुरू में समझाया था ना, जो प्रेशर के थ्रू निकला था वो वाला। अब ये देखो, filtration happens because of very high pressure inside the glomerulus। अब वो क्यों, क्या हुआ? नहीं जल्दी ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट। सॉरी, हाँ कंटिन्यू। कोई नहीं। Filtration happens because of very high pressure inside the glomerulus। इस पे हम ऑलरेडी बहुत देर बात कर चुके हैं। हाई प्रेशर क्यों जनरेट हुआ था? क्योंकि वो बहुत वाइडर ट्यूब, जिसका क्या नाम था, एफरेंट आर्ट्रियोल, उससे जब वो आया तो डायरेक्ट वो बहुत पतली पतली ब्लड कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो गया था इससे, और वो ब्लड कैपिलरीज क्या कंस्टिट्यूट करती हैं, ग्लोमेरुलस बनाती हैं। इसीलिए उसके अंदर क्या जनरेट हो गया, प्रेशर, हाई प्रेशर, जिससे क्या हुआ हमारा, फिल्ट्रेशन। द ल्यूमेन ऑफ efferent arteriole is smaller than that of afferent arteriole। ल्यूमेन मतलब डायमीटर कह सकते हो या विड्थ कह सकते हो, ठीक है। वही जो मैंने पहले बताया था कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है जिसमें ब्लड आ रहा है, वो जो इफरेंट आर्ट्रियोल है जिससे ब्लड जा रहा है, उससे क्या है, इसीलिए क्या है, प्रेशर जनरेट हो जाता है। आया समझ? ड्यू टू दिस ब्लड entering the glomerulus experiences very high pressure, ये हम पढ़ चुके हैं। Due to this the waste products are filtered out through the thin membrane of blood capillaries in the glomerulus। थिन मेम्ब्रेन और जो मैंने तुम्हें पोर्स बताए सेम चीज है। अगर थिन मेम्ब्रेन होगा तो वो एंट्री एग्जिट अलाउ कर देता है, इसलिए जितना भी वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। और वो मेम्ब्रेन है, वो हर चीज की एंट्री एग्जिट अलाउ नहीं करता, इसलिए पूरा का पूरा ब्लड बाहर नहीं निकलता। सिर्फ जितना वेस्ट होता है जो अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन में है और बाहर लो कॉन्सेंट्रेशन में, सिर्फ वही बाहर निकलता है। आया समझ? क्या गया, कहाँ गया? द फिल्टर ब्लड sent to the systemic circulation through efferent arteriole and the filtrate goes to Bowman's capsule। This is how urine is formed inside the kidneys। Reabsorption of water and some other filtrates takes place in the tubular part of nephron। This increase the concentration of urine, the human water and urea। यूरिया वही है जो वेस्ट अभी निकला है पूरी बॉडी से, जो अभी वेस्ट ब्लड कैपिलरीज के थ्रू निकला है वो यूरिया है। उसमें जो वाटर मिक्स होता है वो कहाँ होता है, अभी जो पूरा फिल्टर हुआ और कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हुआ वहां पे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पानी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे ब्लड तो गया नहीं, ब्लड में थोड़ा सा लिक्विड होता है लेकिन वो वहां नहीं गया, वहां पे क्या गया, सिर्फ वेस्ट गया। तो जितना भी बाहर का मॉइस्चर है, बाहर क्या है, हाई कॉन्सेंट्रेशन में मॉइस्चर है, अंदर लो कॉन्सेंट्रेशन में मॉइस्चर, तो बाहर से अंदर रीअब्सॉर्ब हो जाएगा। जो कि पहले निकला था अब उसको पता लगेगा ओ शिट अंदर कम हो गया, तो वापस अंदर चला जाएगा। आया समझ? पूरे पेज में सिर्फ वही लिखा है जो मैंने सबसे पहले बताया था। फालतू में टेंशन मत लो, दिमाग खराब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अच्छा आपको नहीं लगता है क्लैपिंग होनी चाहिए जानवी के लिए, जिस हिसाब से जानवी ने बताया? ठीक है, अच्छा अब जानवी जी ने जो बताया उसको एक बार टेस्ट करने का टाइम है। डन? क्या? हाँ हाँ अभी खत्म हो रहा है, टॉपिक पहले खत्म कर लें। अब मुझे मेरे हिसाब से टॉपिक खत्म नहीं हुआ है ना बाबू, टॉपिक खत्म होगा फिर क्या खत्म होगा, चैप्टर। डन? चलिए, सबसे पहले तो आप लोग एक्सक्रीशन समझ गए है ना। एक्सक्रीशन में क्या समझ में आया कि जो हमारा बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, है ना, और वो जो एक्टिविटीज से जो वेस्ट क्रिएट हो रहा है, मतलब यूजफुल प्रोडक्ट्स भी क्रिएट हो रहे हैं और वेस्ट भी क्रिएट हो रहा है। डन? उस वेस्ट को जो है बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? अच्छा, और इस एक्सक्रीशन के लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है वो सिस्टम क्या कहलाता है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। और जैसा कि सिस्टम है तो वो मल्टीपल ऑर्गन से कंस्ट्रक्टेड होगा ऑर्गेनाइज वे में, हाँ या ना। तो इसका जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो सबसे मेन पार्ट है वो क्या है? किडनी है। डन? अब यहां से आते हैं थोड़ा हम जगह पे। अब एक बात बताइए, ये जो किडनी है ये भी सेल का बना हुआ है, यानी ये किडनी है इसको, और हमने जब पीछे पढ़ा क्या पढ़ा हमने? रेस्पिरेशन पढ़ा हमने, और हमने क्या पढ़ा? ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा।
तो रेस्पिरेशन में हमने क्या पढ़ा कि सेल क्या करती हैं, रेस्पिरेशन करती हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, हाँ या ना, बोलिए बोलिए बोलिए, सेल रेस्पिरेशन करती है, ठीक है। तो ये सेल, ये भी तो सेल है, ये भी तो रेस्पिरेशन कर रही होगी, हाँ या ना। और रेस्पिरेशन के लिए क्या चाहिए इनको, बोलो बोलो, ऑक्सीजन। क्या, ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन इनका लेके कौन आएगा, ब्लड लेके आएगा, क्लियर है। अब देखो, हम होशियार हो ना हो, हमारे होशियारी का पैरामीटर मतलब लेवल हाई हो लो हो, लेकिन जो हमारे अंदर का सिस्टम है ना वो बहुत ज्यादा क्या है, होशियार है, क्या है, हाँ स्मार्ट है, बिल्कुल स्मार्ट है, ठीक है। अब देखो जैसे क्या है कि अब ये पूरे बॉडी का ब्लड किडनी तक क्यों आना है, हर जगह जाना है, तो किडनी भी बॉडी का पार्ट है तो किडनी तक आना है, क्यों आना है किडनी तक, क्योंकि किडनी को क्या देने के लिए आएगा, ऑक्सीजन देने के लिए आएगा, क्या देने के लिए आएगा, ऑक्सीजन। तो आप ध्यान से देखिए यहां पे, ये जो ऑक्सीजन देने के लिए आता है ना, कौन आता है, ये देखो ब्लड किडनी के अंदर एंटर होगा तो यही दो पाइप है ना जो बॉडी से कनेक्टेड है, ट्यूब्स है ना, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा होगा जो कनेक्टेड होगा, ये वाला वेरी गुड, एयोटा कनेक्टेड है। अब देखो, एक पंथ दो काज, हिंदी में जो फॉर्मूला वो मुहावरा आपने पढ़ा है, ये आया यहां पे, क्यों आया, ऑक्सीजन देने के लिए, लेकिन जब ये आया ना तो अपने साथ बहुत सारा क्या लेके आया, ऑक्सीजन के साथ साथ वेस्ट लेके आया, क्या लेके आया, वेस्ट लेके आया, और वो वेस्ट हमने इंक्लूडिंग वे में क्या पढ़ा था, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, है ना, इसको और जब 11th 12th में जाओगे तो और भी एक्सपैंड करके पढ़ोगे, क्लियर है। चलिए तो और आगे बढ़ते हैं। अब है कि अच्छा यहां से ये कहां घुसा, किडनी में घुसा, जो कि आगे किडनी में घुस के क्या हुआ आगे इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया, और किडनी के अंदर बहुत सारे फिल्टरिंग यूनिट्स हैं और ब्लड कैपिलरीज हैं, हाँ या ना। अब यहां दो काम हुआ, क्या काम हुआ, पहला काम तो इन्होंने ऑक्सीजन दिया, क्या किया, ऑक्सीजन दिया, और साथ के साथ जो वेस्ट आया था वो वेस्ट क्या हुआ, फिल्टर हुआ, क्लियर है, बोलो बोलो। और फिर उसके बाद ब्लड यहीं रह जाएगा। अब इसके बाद दो चीजें होंगी, एक जो जेन्युइन ब्लड है, जो फिल्टर्ड ब्लड है, वो कहां आएगा, हाँ वेरी गुड, और फिर यहां से वापस हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाएगा, देन अच्छा, और जो वो फिल्ट्रेट है ना, जो फिल्ट्रेट है वो ये जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये किडनी है, और किडनी के बाद इसको, ये जो पाइप है इसको क्या बोलते हैं, यूरेटर, ठीक है, और उसके बाद इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, और इसको क्या बोलते हैं, तो वो फिल्ट्रेट है, वो बूंद बूंद करके 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 कहां आएगा, किसके थ्रू, इन दोनों के थ्रू कहां आएगा, और ये जो है इसकी एक होल्डिंग कैपेसिटी होती है, क्या होती है ना, हाँ मसल सेल होते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं, मतलब जैसे बलून टाइप होता है ना, तो इसकी कैपेसिटी होती है, और वो जब इसकी कैपेसिटी एक्सीड होती है तब ये प्रेशर क्रिएट होता है, बोलो बोलो, हाँ वेरी गुड। एक और मजेदार चीज, ये अभी एक मैं वो देख रहा था, रवि गुप्ता करके एक कॉमेडियन है, ठीक है, वो ना यूरिन पे कुछ कॉमेडी कर रहा था, ठीक है, और उन्होंने कॉमेडी करते हुए बोला कि यूरिन की एक खास आदत है, हालांकि उन्होंने सरकाज़म में बोला, यूरिन की एक खास बात है कि जब हम यूरिन के बारे में सोचते हैं ना, हमको यूरिन प्रेशर आ जाता है, ठीक है, और फिर उसके बाद वो अपने ऑडियंस को कहता है, और मुझे अभी श्योर पता है कि आप सबके भी यूरिन प्रेशर आ चुका होगा, और अभी आप सबके भी नहीं आया, नहीं बेटा अब तो तुम कुछ भी बोल लो, आ चुका होगा, ठीक है। खैर, तो अब ये तो चलो सरकाज़म मजाक में हमने बोल लिया, लेकिन ये एक्चुअली जो है ना साइंटिफिक वे में सही है। ये जो है ना हमारा कंट्रोल कहां से होता है, ब्रेन से, है ना, और इसीलिए ये नहीं कि यूरिनरी ब्लैडर में ये भर गया और हम फटाक से जो है हमको जो है प्रेशर आया और नहीं निकला तो ये रिलीज हो जाएगा, आई बात समझ में। अगर ये ब्रेन से कंट्रोल नहीं होता तो यूरिन हम यहां पे होल्ड नहीं कर सकते थे, क्लियर है, बोलो बोलो, हाँ जी। तो यहां वाला पार्ट क्लियर है ना। हम इधर आते हैं, ध्यान से देखना, हाँ अब यहां से देखना, चलो अब आपसे पूछते हैं, आपने बोला कि जो जानवी ने बोला उसी को आप रिपीट कर रहे हो, तो चलो अब आपसे पूछते हैं, ये जो ग्लोमेरुलस है, ठीक है, ये जो फिल्टर करता है, तो ये किसको फिल्टर करता है, ब्लड को, वेरी गुड, ध्यान से सुनना, अगर कुछ कमी हो तो आप बताना, और फिर बाद में नहीं कहना हाँ सर मैं तो यही कहना चाह रहा था,
तो मैं बहुत क्लियरली पूछ रहा हूं, यहां पे वेस्ट होता है, सुन लो, यहां पे वेस्ट होता है फिल्ट्रेट, है ना, जिसके थ्रू कहां आता है, डन। और उसके बाद यहां पे ऑक्सीजन होता है, जो वो ऑक्सीजन इनको दे देता है, डन। उसके बाद जब ब्लड लौटता है वेना कावा में, ध्यान से सुनना और हाथ उठा के आंसर दोगे अगर आपके पास आंसर होगा। जब ब्लड वेना कावा में लौटता है तो ब्लड के पास कुछ होता है, ब्लड, अब नहीं कहोगे आरबीसी डब्ल्यूबीसी, वो नहीं, वो तो ब्लड है तो रहेगा ही रहेगा, है ना। ब्लड के पास कुछ और मटेरियल होता है, हाँ या ना? उसने हाँ बोला है, हाँ या ना? हाँ, तो उसने सब कुछ दे दिया, ऑक्सीजन भी दे दिया, अच्छा, और वो फिल्ट्रेट भी, सारा जो वेस्ट था वो दे दिया, वो इधर आ गया। अब जब ब्लड वापस जा रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम में वेना कावा के थ्रू, तब उसके पास प्रोडक्ट होता है, आप ये बोल रहे हो, आपने भी बोला हाँ, आप क्या कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, होता है, आप, वेरी गुड, आप होता है, हाँ, ऑनेस्ट आंसर, वेरी गुड, होता है। चलो होता है। बताओ क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा क्या होता है? चलो वेरी गुड, तो मैं तो इसलिए बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा क्या होता है। चलो अब सवाल को थोड़ा और चेंज करते हैं, डन। कार्बन डाइऑक्साइड, अब सबने बोला हाँ, तो बहुत सिंपल है, तो एक सेकेंड रुक जाओ, अब बहुत सिंपल है, हम ये देखो यहां, ये रुक जाओ, ये एक्सप्रेशन से ये चीज हमारे पास नहीं आई, ये कहां से आया, रेस्पिरेशन से नहीं, कहां से आया, हाँ, रेस्पिरेशन और सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों से आया, कि भाई साहब ऑक्सीजन दिया है तो वहां से क्या उठाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड उठाएगा, जो अगेन एक वेस्ट है, हाँ जी। और वो वेस्ट इधर नहीं आया, वो वेस्ट किधर के थ्रू निकलेगा, इधर के थ्रू निकलेगा, डन, ठीक। बाकी अब सवाल में चेंज है, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा कुछ होता है, तो अब आपने गिव अप कर दिया। ये माइक ऑन है ना जी, रेड आ रहा है, दे दीजिए। बहुत जल्दी रियलाइज हुआ। हाँ, शायद वो बंद हो गया, फिर टाइम पे ध्यान आया मुझे। चलिए, तो अब आप गिव अप हो, सोच के आप गिव अप हो, मतलब गिव अप कर रहे हो? हाँ, अब दे रहा हूं, मैं पूरा मौका दूंगा बेटा। हाँ, चलिए, मतलब आपके दिमाग में आपने जो हाँ किया था वो किसके बेस पे किया था, कार्बन डाइऑक्साइड बताने वाले थे आप क्या बताने वाले थे? वेरी गुड, आप, अच्छा आपने तो बोल दिया था नहीं, आप बोलो, चलिए। शुगर, चलिए। प्रोटीन, अरे वाह, चलिए सुनिए, देखिए आंसर ऑलमोस्ट सबका सही है। मतलब देखो, इसको ना पूछने के पीछे रीजन क्या था, जो शायद रह गया हो, ठीक है। चलो मैं फोन कर दूंगा आज 1 घंटे की। तो हाँ, इसको पूछने के पीछे का मकसद क्या था, ठीक है, पर्पस। तो सुनिए ध्यान से, क्या सुनोगे, मेरी बात नहीं, चलो तो अब सुनिए, ये जो ब्लड लेके जा रहा है ना, आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था, तो वहां पे आपने एक पढ़ा था कि जब सारा प्रोसेस हो जाता है और उसके बाद जब वो खाना हमारा कहां से जा रहा होता है, वेस्ट खाना कहां से, लार्ज इंटेस्टाइन से, उस समय भी एक ऑब्जॉर्प्शन होता है कि जो बचा हुआ पानी वानी है उसको वो वापस क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, याद है। यहां भी होता है रीअब्जॉर्प्शन, मतलब कि ये जो ब्लड ऑक्सीजन और वेस्ट लेके आया था ना, तो उस वेस्ट में बहुत सारा, देखो बोला ना कि हम होशियार हो ना हो, लेकिन हमारा जो ये सिस्टम है ना बहुत होशियार है। तो ये जो ग्लोमेरुलस है ना और जो नेफ्रॉन है ना, उसके अंदर वो जो फिल्ट्रेट होते हैं ना, उसके अंदर 2 चीजें होती हैं। मुझे नहीं पता इन्होंने, क्योंकि इनके क्लास के दौरान मैं कुछ और भी कर रहा था, तो मुझे नहीं ध्यान कि इन्होंने बताया होगा नहीं बताया होगा, बताया होगा बहुत बढ़िया, नहीं तो आपको भी पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपकी क्लास जबरदस्त थी, नो डाउट, ठीक है। मैं क्लैपिंग करवाने वाला था, करवाया मैंने? नहीं, हाँ करवाया है, याद है बेटा, मुकर नहीं सकते, अब सब रिकॉर्ड हो रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हाँ, तो अब आते हैं वापस। तो जब हमारा ये ब्लड लेके जा रहा होता है ना, ठीक है, तो कुछ मामलों में ब्लड का कंट्रोल नहीं होता, तो ब्लड जो है कुछ यूजफुल आइटम्स, जैसे इसने, आपने शुगर बोला, ऑलमोस्ट सही है, आपने प्रोटीन बोला, इसने पर्टिकुलर बोला ग्लूकोज और एमिनो एसिड, और भी कुछ टाइप के जो सॉल्ट होते हैं, ध्यान से सुनना, कुछ टाइप के क्या होते हैं, सॉल्ट होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं।
तो ये यहाँ का अंदर का सिस्टम इतना वो समझदार है ना कि इसको पता है कि कौन यूरिया है, कौन वेस्ट है जो बॉडी के लिए काम का नहीं है। और ये जैसे होता है ना, रद्दी में हम सामान देते वक्त चेक कर रहे होते हैं कि भाई हम कहते हैं कि अच्छा ये काम का है, ये काम का नहीं है, अलग 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 कर देते हैं। तो हमारा सिस्टम वही करता है। तो जो ये ब्लड वापस आता है ना, ठीक है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सबका आंसर सही था, होता ही होता है। लेकिन उसके अलावा जो यूजफुल प्रोडक्ट्स है ना, वो ये कहता है कि भाई साहब आप गलती से इसको भी लेके आ गए तो इसको आप वापस लेके जाओ। आया समझ में? क्लियर है? तो ये भी ये होता है आपका। डन। और आगे बढ़ते हैं, एक दो चीजें और मुझे पूछनी है, अब सोचने दो। नहीं नहीं, वो सब तो पढ़ाया, कल भी डिस्कस करा था, आज भी डिस्कस करा था, करा है। रुक जाओ, चलिए। नहीं तो कल तो वो बिल्कुल ऑनेस्ट थी कि मैं पढ़ के नहीं आई, अब वो आज बिल्कुल देखो रेडी होके आई है ना। लेकिन आप लोगों को भी मैंने बोला था कि वो समझाने की कोशिश करेगी तो आप लोग, हाँ अच्छा, इसीलिए आज क्लास शांत लग रही थी। तो बेटा जिस दिन तुम पढ़ के नहीं आते हो ना, उस दिन तुम कर देते हो, हम लोग एक वर्ड बोलते थे, भंडोल। मतलब जिस दिन हमारी खेल में प्रैक्टिस नहीं होती ना, हम चाहते हैं उस दिन मैच ही ना हो, कुछ भी कांड करके ना, तो तुम उस दिन जैसे कल की क्लास तुमने क्या कर दी, खराब कर दी। मतलब खराब नहीं हुई थी, लेकिन एक ही टॉपिक को हम बार बार क्या करते रहे, पढ़ते रहे। अभी रुक जाओ, मैं इन बिटवीन अपना डाउट सोच रहा हूं यार। नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, मैं सोच रहा हूँ क्या पूछूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो है ना, रुक जाओ, मिसिंग है। चलो याद आएगा तो ठीक है। नहीं नहीं, किडनी मिसिंग नहीं, वो तो बच्चों वाला है, वो तो तुम लोगों को क्लियर हो गया। वो 12th लेवल की थी। तो मैं वही जब भी बोलता हूं ना कि जब भी आप कोई कंटेंट वंटेंट यूट्यूब पे भी देखो ना, कहीं भी देखो, तो आप देखो ये जो है, हम एक 4 स्लाइड में हमने पूरा एक्सीलरेटेड सिस्टम पढ़ लिया है ना। जो डॉक्टर होंगे वो 5 साल पढ़ने के बाद भी उनको नहीं समझ में आता, फिर वो प्रैक्टिस करते हैं और फिर कई साल खुद से प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वो प्रॉपर सिस्टम को समझ पाते हैं। तो हम सोचेंगे 5 मिनट में समझ लें, पॉसिबल नहीं है। तो हम फिर इसीलिए हम ये कहेंगे कि हाँ भाई, ये जो सिस्टम है ना, किस लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, 10th क्लास के लेवल पे, ठीक है। तो याद नहीं आ रहा, छोड़ो, खैर नहीं नहीं, मैं कुछ एक्स्ट्रा बताने वाला था वैसा, अब याद आएगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, हाँ, अब आप लोग पूछे, आप लोगों का कोई डाउट है जो इसने बताया उसमें, जो ये नहीं क्लियर कर पाई हो तो शायद मैं कर दूं। हालांकि मेरे से अच्छा तो आजकल जानवी क्लियर कर रही है डाउट्स। कोई डाउट, कोई डाउट? अच्छा, आप क्या करते हैं? तो बेटा तुम सुबह नहीं आए थे, तुम्हें मैं आज फोन करने वाला था। हाँ सर, वो अर्जेंटीना प्लेयर, कौन से कहाँ की जर्सी? अर्जेंटीना की है ना, मतलब ऐसा ही है ना वहां का भी। तुम्हारा तो युगांडा का है। हाँ सर, डन। चलिए, अब आप चैप्टर की बात कर रहे थे, ठीक है, चैप्टर की। तो आप कौन कौन सा टॉपिक हमारा रह गया है, आप बताइए। क्या? तेज बोलो। कौन सा? एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अच्छा हाँ, याद आ गया मुझे, ठीक है, याद आ गया, ठीक है। ये जो, थैंक यू, फालतू चीजें इसको देख के याद आती है, काम की चीजें तुम्हें देख के याद आती है। चलो, तो अब मेरा सवाल है, ये जो एक्सक्रीशन है, डन, ये एक्सक्रीशन का पर्पस क्या है, अदर देन टू रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी? क्वेश्चन समझ में आया? अभी सब हाथ उठाने वाले थे कार्बन डाइऑक्साइड वाले तरीके से, तो सुन लो ध्यान से। अरे रुक जाओ भाई साहब, रुक जाओ, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। एक हाथ उठ रहा है, शायद हाथ उठा रहे हो आप? उठा रहे? सुनिए सुनिए सुनिए, क्वेश्चन सुन लो, हाईजेक मत करो, सबका लेवल सोचने का अलग अलग होता है। जो हमारा वो है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इसमें हमने सबने पढ़ लिया कि ये बॉडी वेस्ट को बॉडी से बाहर करने में, और नितिन भैया के भी जो कान है ना खड़े हो चुके हैं, हाँ तभी इसीलिए खड़े हैं कि आप ही बताओगे, ठीक है। तो गलत ही होगा आंसर, या तो सही है या गलत है, आंसर बोलना आना चाहिए, सही गलत तो
हम भी सीखते हैं, तो हम तो सीखते रहेंगे, गलत होगा हम बोलेंगे ही नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। मेरी तरह मैंने बचपन में डिसाइड कर लिया था कि जब तक पूरे तरीके से तैरना नहीं आ जाए स्विमिंग पूल में नहीं उतरूंगा। हाँ, तो आज तक मैंने वचन पे खाया मुंह में अपने तो गलत सही बोलेंगे तब तो हमको पता चलेगा ना कि हम सही सीख जाए, तब बोलेंगे। चलिए पहले आप पे आते हैं, आप बोल रहे थे, बोलो। क्वेश्चन है कि जो एक्सक्रीशन है उसका मेन काम क्या है? बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना, बट इसके अलावा और भी कुछ काम है, आप कह सकते हो कि नहीं है या है, आप बताइए सर। नहीं, बैठ के बोलिए, बैठ के। बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है। नहीं, हाँ, और थोड़ा आसान भाषा में समझाइए जो इनको समझ। ठीक, देखिए इनका एक और इंपॉर्टेंट काम है, बॉडी में वाटर के लेवल को मेंटेन रखना, वाटर के लेवल को मेंटेन रखना। रुक जाओ भाई साहब, सुन लो, एनसीईआरटी पढ़ोगे तब तो पता चलेगा। तो हाथ काहे नहीं उठाए? याद नहीं था ना इसे। तो आप बता रहा हूं ना मैं, ठीक है। सुनिए, तो इसका काम है, अब इसको कैसे समझोगे? इसको समझोगे जैसे अभी गर्मी का टाइम है तो हम लोग वॉशरूम जाते हैं, फ्रिक्वेंट जाते हैं या एक पर्टिकुलर कंपेयर कर लेंगे, अभी आपको नहीं पता हम ज्यादा जाते हैं कम जाते हैं, बट अगर हम इसको कंपेयर करें ठंड से, ठंड के टाइम से, तो आप बताओ कि ठंड के टाइम पे हम ज्यादा वॉशरूम यूज करते हैं या गर्मी के टाइम पे? ठंड के टाइम पे, बिल्कुल ठंड के टाइम पे। क्यों? क्योंकि चलिए आइए, आप जो भी बोलोगे सही होगा, आइए। बोलिए बोलिए। रेगुलेशन वाला बोला ना, तो गर्मी में स्वेट के थ्रू भी वाटर रेगुलेट हो जाता अभी है। हम बात कर रहे हैं स्वेटिंग हो रही है, तो ये स्वेटिंग से क्या निकल रहा है, और ये भी एक्सप्रेशन में पढ़ोगे आगे जाके, है ना। यहाँ से भी बहुत सारा वेस्ट जो है वो क्या हो रहा है, ये तो अभी हमने इसमें पढ़ा ही नहीं। हाँ ठीक है, तो कभी कभी तो खाने में नमक कम पड़ता है। दक्ष, तुम क्या करते हो? ये बात आज सॉरी तुमने मना किया था बताने से, तो दक्ष कहता है सॉल्ट की कमी है क्या, 30 रुपए क्यों बर्बाद करने, है ना, ये ले मम्मी मेहनत का सॉल्ट चलिए खैर, तो बिल्कुल देखिए, तो एक चीज तो एक ऐसे आप याद रख सकते हो, सुन लो, कि वाटर के लेवल को क्या रखता है, वाटर के लेवल को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। दूसरा, और ये इसका गर्मी ठंडे से आप दिमाग में क्लियरिटी ले सकते हो। दूसरा, कभी कभी आप ये देखो कि जैसे आप पानी ज्यादा पी लेते हो, पानी ज्यादा पी लेते हो, तो उस समय पे क्या होता है, उस समय पे क्या होता है, प्रेशर, हाँ प्रेशर क्रिएट हो जाता है ना, तो यानी कि वो फिल्टरिंग जल्दी जल्दी काम कर देती है। नहीं, वो कहती है भाई ये इतना पानी का कोई काम नहीं है, तो उसको आप क्या कर दो, यूरिनेट कर दो, मतलब यूरिन के थ्रू पास कर दो। तो ये वाला टॉपिक भी हो गया। और कुछ नितिन आप बताओ, कुछ छूट रहा हो तो? ऑलमोस्ट हो गया। नहीं है, नहीं है, नहीं नहीं, हम फिर डिप में जाएंगे, फिर वो बंडोल हो जाएगा जैसे ये करता है। हाँ, अच्छा अब आप बताइए कि आपने जो बताया, आपके लेक्चर को मैंने अटेंड नहीं किया। ओ भाई साहब सुन लो, आपके लेक्चर को अटेंड नहीं किया हमने, तो आप बताओ कि क्या कह रहा, सही किया? तो आपके लेक्चर को अटेंड नहीं किया, तो क्या क्या अलग, जो ये 3 मिनट 4 में आपने बहुत बढ़िया बताया, मैं तो बस ऐसे ही आके क्रेडिट खा रहा हूं, ठीक है। तो बट आपने जो क्या क्या उसमें रह गया था जो आपने नहीं बताया, जो मैंने बताया? हाँ ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। और वो बताया था आपने, ब्रेन से कंट्रोल होता है, मतलब अच्छा ठीक है, चलिए ठीक है, मतलब ठीक है। तो अल्टीमेटली आयान आप बताओ, कुछ और छूट रहा है, आप बारीकी से पढ़ के आते हो। एक्सप्रेशन इन प्लांट एक टॉपिक रह गया छोटा सा, यही ना, आप बताओ कुछ छूट रहा है? चलिए, और कोई बताओ, आप बताओ, आप बताओ। ठीक है, तो हम मानते हैं कि अब हो सकता है कुछ छूट रहा हो, तो प्लीज एनसीईआरटी पढ़िए, और जो नोट्स मैंने अभी तक नहीं दिया है उसको भी पढ़िए, ठीक है, जो आज मैं भेज दूंगा, अभी क्लास के बाद भेज दूंगा, अब भी भेज दूंगा, ठीक है, मतलब अब भी भेज दूंगा, देखिए। नहीं, चलिए खैर, तो एक्सप्रेशन, एक सेकेंड, एक्सप्रेशन इन व्हाट एनिमल कंप्लीट हो गया, मान के चले।
क्या? अरे हाँ एनिमल यार हो गया, ह्यूमन बीइंग, हाँ ठीक है यार, ठीक है। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग हो गया, एक्सक्रीशन इन प्लांट बचा। और आप कुछ कह रहे थे कि उधर भी कुछ बचा था, सर्कुलेटरी सिस्टम में कुछ बचा है क्या? कुछ नहीं बचा है ना, फिर हाँ देख लीजिएगा। उसके बाद अब क्योंकि हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, कौन सा चैप्टर शुरू? एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बहुत मजेदार चैप्टर है, और आप 8th क्लास में इस चैप्टर को, या 7th क्लास में, कौन से क्लास में पढ़ते हो? क्या 7th क्लास में पढ़ते हो? ठीक है, तो आप 7th क्लास में इस चैप्टर को पढ़ चुके हो, है ना, तो आपके लिए बहुत आसान रहने वाला है। और मैथ्स में हम क्या कर रहे थे? ठीक है, आ जाइए इधर, थोड़ा आपको एक अच्छा सा क्रेडिट दे दें। नहीं, हाँ नहीं, नो डाउट आपने अच्छा बताया, और अच्छा बताया। दूसरा, मैं पेरेंट्स के साथ जो बैठा हुआ था वो तारीफ कर रहे थे कि एक भी आवाज नहीं आ रही, मतलब आप क्लास से बाहर हो और क्लास इतना डिसिप्लिन्ड है। हाँ नहीं नहीं, हाँ मतलब कंपैरेटिवली टीचर नहीं होते तो उन्होंने ज्यादा वाला एक्सपीरियंस फील किया होगा कि उनको कुछ नहीं लग रहा होगा, उनको क्या पता हमारे पास ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। चलिए ठीक है, उसको बंद करिए ऑपरेटर साहब। सर ये आपके लिए